जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रमों में और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने बात किया था, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पदोन्नति में आरक्षण के कॉन्सेप्ट को लेकर के बात किया था। अब उसी टॉपिक में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक में और आगे। आज हम बात करेंगे उसी पदोन्नति में आरक्षण वाली बात को लेकर के, और उसके लिए टॉपिक है हमारा एम नागराज केस। तेरी के एम नागराज केस, ठीक है। तो ये जो एम नागराज केस है, ये केस एक्चुअल में रिलेटेड है उसी टॉपिक से जो इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। देखिए, इससे पहले हमने 2 अमेंडमेंट पढ़े थे। एक अमेंडमेंट पढ़ा था 77वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 77वें संविधान संशोधन में क्या बात हुई थी, तो वहाँ मैंने बताया था कि भैया 77वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 16(4)(a). और आर्टिकल 16(4)(a) में, अच्छा ये कब हुआ था? 1995 की बात है। 1995 में संविधान में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके 16(4)(a) जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है, ठीक है। यानी इस अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया कि अगर कोई राज्य पदोन्नति में आरक्षण करना चाह रहा हो, पदोन्नति किसके लिए? SC और ST के लिए, ठीक है। अगर इनकी पदोन्नति में आरक्षण चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसी में 85वां संविधान संशोधन किया गया, और 85वां संविधान संशोधन जो किया गया था, ये किया गया था 2000 में, सन 2000 में किया गया। अब इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया? इस अमेंडमेंट में इसी चीज़ को फिर से संशोधित किया गया और कहा गया, भैया देखिए, SC ST के लिए अगर राज्य, है ना, अगर पदोन्नति में आरक्षण लागू करेगा तो ये आरक्षण, पदोन्नति में अगर आरक्षण लागू किया जा रहा है तो ये आरक्षण परिणामी ज्येष्ठता, परिणामी ज्येष्ठता, परिणामी ज्येष्ठता, ठीक है, इसी नियम पर आधारित होगा, ठीक है। तो अब ये जो हम देख रहे हैं 85वां संविधान संशोधन और 77वां संविधान संशोधन, एक्चुअल में इसी संविधान संशोधन के बारे में ही हमारा ये आगे का टॉपिक है, जो एम नागराज केस जिसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब एम नागराज केस क्या है। थोड़ा सा बेस हमने समझ लिया, तो अब हम समझ पाएंगे कि एम नागराज केस क्या है, ठीक है। तो पहले आपका मैं बोर्ड क्लीन कर दूं, हो गया। और अब हम बात करेंगे एम नागराज केस के बारे में, ठीक है। तो एम नागराज केस, देखिए, ये एम नागराज केस 2006 में, एम नागराज नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 2006 में सर्वोच्च न्यायालय में ये 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन, इन 2 संशोधनों को लेकर के उन्होंने एक याचिका दायर की, ठीक है। तो उन्होंने चुनौती दिया, ये 2 अमेंडमेंट जो हैं, इस अमेंडमेंट को उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया। अच्छा, ये दोनों अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? ये दोनों अमेंडमेंट रिलेटेड है आर्टिकल 16(4)(a), ठीक है, आर्टिकल 16(4)(a) इससे रिलेटेड है। अब देखिए, बात ये हुई कि भैया ये जो 77वां और 85वां संविधान संशोधन के द्वारा ये आर्टिकल 16(4)(a) हुआ, अब इसमें जो SC और ST कास्ट के लोग हैं, अगर इनको एक बार बाय द वे ये पद में बड़े हो जाते हैं तो हमेशा उनका पद बड़ा ही रहेगा, ठीक है, हर एक सिचुएशन में। तो एम नागराज ने इसी चीज़ का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में केस किया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या निर्णय दिया वो देखिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे अपने निर्णय को प्रस्तुत किया। सर्वोच्च न्यायालय, इस पे उन्होंने अपना निर्णय दिया, और अपना निर्णय देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, पदोन्नति में
आरक्षण सही है। ठीक है, पदोन्नति में जो आरक्षण दिया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये आरक्षण सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसे निर्धारित करने के लिए 3-4 बातों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सही है, लेकिन जब आप पदोन्नति में आरक्षण दें तो आप 3-4 बातों को ध्यान में रखें। अब पदोन्नति में आरक्षण केवल उसे दें जो वास्तव में पिछड़ा हो। ठीक है, यानी पिछड़ापन देखते हुए आप पदोन्नति में आरक्षण दीजिए। इसके साथ अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को देखते हुए, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को देखते हुए, ठीक है, और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में एम नागराज केस पे निर्णय देते हुए ये बताया कि देखिए पदोन्नति में आरक्षण तो सही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को पदोन्नति में आरक्षण दे रहे हो तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। जैसे उसे पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए उसके पिछड़ेपन का प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक दक्षता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो खाली अटेंडेंस आकर के लगा के चला जाता है, वो ड्यूटी नहीं करता है, तमाम चीज़ें। ठीक है, तो संबंधित आंकड़े जो हैं ये प्रस्तुत करने चाहिए। इतनी चीज़ों को कहा। नागराज केस में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। इन पर भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। अब क्रीमी लेयर क्या है, ये क्रीमी लेयर अभी थोड़े टाइम के बाद हमारे सामने आ जाएगा। हालांकि अभी मोटे मोटे तौर पे ऐसे जान लेते हैं कि जैसे जो एससी या ओबीसी या पिछड़े जाति के कोई भी हो, अगर वो आरक्षण का लाभ पा रहे हैं और आरक्षण का लाभ पाते पाते वो समाज में एक अच्छा स्थान गेन कर चुके हैं, तो उनको हम लोग क्रीमी लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि देखिए यार, अगर आप पदोन्नति में आरक्षण दे रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एससी और एसटी कोई आरक्षण पाते पाते क्रीमी लेयर बन चुका है तो भैया उसे अब पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा, इतना सब एम नागराज केस में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये बात अभी रिसेंटली ही है, आज से 5-6 साल पहले की 2018। ठीक है, ये बात है 2018 की। अब 2018 में ऐसा क्या हो गया, तो देखिए 2018 में एक महानुभाव है जिनका नाम है जनरैल, क्या नाम बच्चों का, जनरैल सिंह। अब इन्होंने फिर से याचिका दायर की। ठीक है, किस बात से लेकर के, ये पदोन्नति पर आरक्षण को लेकर के। ठीक है, इन्होंने फिर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दिया। तो अब न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को यहाँ भी सही ठहराया। न्यायालय ने कहा, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायालय के द्वारा इससे पहले जो दिए गए निर्णय थे उसको सही ठहराया, लेकिन उसमें कहा कि आरक्षण लागू करते समय पिछड़ापन से संबंधित जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं उनको नहीं दिए जाएंगे, बाकी अन्य सीमाएं और क्रीमी लेयर से संबंधित जो केस का निर्णय था, ये नागराज केस से निर्णय, वो सभी लागू रहेंगे। ठीक है, इसका सीधा सेंस आप ऐसे समझें कि अभी मैंने बताया कि वो 3 चीज़ें एम नागराज केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वो 3 चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह है कि जब आप किसी को पदोन्नति में आरक्षण दें तो वो 3 चीज़ें उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब अब जनरल सिंह ने इसी पर पुनर्विचार के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पदोन्नति में आरक्षण सही चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें फिर से न्यायालय ने कहा कि देखिए पदोन्नति में आरक्षण करते समय ये जो मैंने
इससे पहले हम नागराज केस में कहा था कि पिछड़ापन से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना पड़ेगा, अब मत कीजिएगा, तब भी आपको पदोन्नति में आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन केवल और केवल जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, है ना, जो केवल तथ्यात्मक आंकड़े हैं, आप केवल इन्हें नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, बाकी पिछड़ापन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट, मतलब जो डाटा है, इसको आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। क्रीमी लेयर का सिद्धांत रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये था पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित बातें। अब आरक्षण में कई सारे टॉपिक हैं, तो उन्हीं टॉपिकों पर हम बात करेंगे। अब एक टॉपिक आता है आरक्षण में ही, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, मुद्दा बैकलॉग का, सॉरी वो बैंक नहीं है, बैक है, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड, या ये इंग्लिश में कैरी फॉरवर्ड को अगर हम हिंदी में देखें तो इसे हम लोग कहते हैं अग्रनयन का नियम। क्या कहते हैं इसको? अग्रनयन का नियम। ठीक है, तो अब इससे संबंधित मुद्दा हमें पढ़ना है, जो कि आरक्षण से ही संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन सी मुद्दा है भैया। चलो देखो, अब 81वां संविधान संशोधन के द्वारा ये मुद्दा निकल करके आता है हमारे सामने। ठीक है, कौन से संशोधन के द्वारा? 81वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे सामने ये मुद्दा निकल करके आता है, जो अभी हम समझने जा रहे हैं। 81वां संविधान संशोधन के द्वारा, 81वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में ऐड किया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। ठीक है, हमारे संविधान में क्या ऐड किया गया? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में ये बात लिखा गया है कि अगर कोई ऐसा पद, अगर पद या रिक्ति है, ठीक है, अगर कोई पद या रिक्ति है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये अगर ये किसी वर्ग के लिए, किसी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित है, लेकिन वो रिक्तियां उस वर्ष नहीं भरी जा सकी हैं, तो ऐसी रिक्तियां अगले वर्ष आरक्षित श्रेणी को ही दी जाएंगी। ऐसी रिक्तियों को बैकलॉग कहते हैं और इस प्रक्रिया को कैरी फॉरवर्ड या अग्रनयन का नियम कहते हैं। अब इस चीज़ को ज़रा समझिए। मान लेते हैं हम लोग, आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि 81वां संविधान संशोधन में ये जो आर्टिकल 14 क्लॉज B जोड़ा गया है, 4B जोड़ा गया है, इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4B जोड़ा गया है। इसमें क्या चीज़ कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि यदि कुछ ऐसे पद या रिक्तियां हैं जो किसी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित की गई थी, ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर ये उस वर्ष ये पद या रिक्तियां नहीं भरी जा सकी हैं, तो ये पद या रिक्तियां अगले साल उसी आरक्षित श्रेणी को दी जाएगी। और ये जो रिक्ति है, इसे हम लोग कहते हैं बैकलॉग। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड का नियम या फिर अग्रनयन का नियम कहलाती है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि 2023 में, ठीक है, एससी कास्ट के लिए या एसटी कास्ट के लिए, किसी के लिए, ठीक है, जो कि एक आरक्षित वर्ग है, अगर इसके लिए बाय द वे कोई रिक्ति निकाली गई, कोई वैकेंसी निकाली गई किसी पद के लिए, ठीक है, मान लिया कितनी रिक्ति निकाली गई? 60 रिक्ति निकाली गई, और किसी भी कारण से इसमें से केवल और केवल 54 सीटें ही फिल हो पाई। कितनी भर पाई? 54 सीटें। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है भाई। अब शेष कितनी सीटें रह गई यहाँ पे? तो यहाँ शेष रह गई 6 सीटें, ठीक है, यानी 6 पद यहाँ पे रिक्त रह गए। अब ये जो 6 पद रिक्त रह गए हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? बैकलॉग। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैकलॉग। अब ये जो बैकलॉग है, ये हमेशा
अब अगले साल, जैसे इस साल तो ये रिक्ति नहीं भर पाई, अब 2024 में इसी पद पे फिर से रिक्ति आई, तो ये बचा हुआ जो पद है ना, ये पद याद रखिएगा फिर इसी SC या ST को दिया जाएगा, किसी अन्य वर्ग के लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं बैकलॉग, और ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड का नियम या अग्रनयन का नियम। बात समझ में आ गई? ठीक है, कि बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड का नियम क्या होता है। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में कौन सा संशोधन है, तो आर्टिकल 14 क्लॉज बी 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड का नियम है, यानी अग्रनयन का नियम है। अब इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई पद या रिक्तियाँ ऐसी हैं जो किसी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी कारण से वे रिक्तियाँ उस साल नहीं भरी जा सकीं, तो ऐसी रिक्तियाँ अगले साल उसी आरक्षित वर्ग को दी जाएंगी, और ऐसी रिक्तियों को हम लोग बैकलॉग कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया कैरी फॉरवर्ड या अग्रनयन का नियम कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझ रहिएगा कि इस नियम के तहत है ना, ये जो बैकलॉग का नियम है, इस नियम में हम 50% की सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं। ठीक है, यानी आरक्षण में कहा गया है कि भैया आरक्षण जब भी दिया जाएगा तो वो हमेशा 50% दिया जाएगा। ठीक है, यानी 100 सीटें हैं भाई साहब, तो 50 सीटें उसमें से आरक्षित रहेंगी, बाकी 50 सीटों पर जो है आरक्षण नहीं रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आरक्षण के मामले में कहा गया है कि ये जो 50% का सीमा लगाया गया आरक्षण पे, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड के टाइम में इसको हम लोग उल्लंघित कर सकते हैं, 50% से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली सी बात, एकदम सिंपल सी बात है कि 6 पद पहले से तो फिर रिक्त पड़े हैं, और जो नया साल 2024 में वैकेंसी आया उसमें 50% तो ऑलरेडी आरक्षित तो होने ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि 50% ही हो, लेकिन हमारे पास उतना सीमा तो है, ये बाई द वे 50% तक 2024 में आरक्षित हो गई, लेकिन ये 6 सीटें शेष भी तो बची हुई हैं, तो 50% में ये 6 और पद जुड़ जाएगा, तो 50% से ऑलरेडी वो ज़्यादा हो ही जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखिएगा कि बैकलॉग का जो कैरी फॉरवर्ड का नियम है, इसमें हम लोग जो 50% की अधिकतम सीमा है आरक्षण की, उसका उल्लंघन भरपूर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो चलो अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो आरक्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे बच्चों, आरक्षण ना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लंबवत आरक्षण, और क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये क्या है लंबवत आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण। चलिए देखिए, तो अब हम बात करते हैं लंबवत आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि लंबवत आरक्षण क्या है। देखिए, लंबवत आरक्षण में अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती हैं। ठीक है, लंबवत आरक्षण में अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती हैं। जैसे अभी आपको मैं ये एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, तब बात समझ जाएंगे। हालांकि अभी कॉन्सेप्ट आप सुन लीजिए कि क्या है, कैसे है। ठीक, जो लंबवत आरक्षण होता है, इसमें अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती हैं और उन श्रेणियों को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, और लंबवत आरक्षण जब लागू किया जाता है तो इसके तहत नई श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है, तो आरक्षित सीटों का कुल परसेंटेज जो होता है ये बढ़ जाता है। और भारत में जो आरक्षण है ये मुख्यतः इसी लंबवत आरक्षण के रूप में ही है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, OBC, EWS, इन सबको जो भी आरक्षण मिला है वो आरक्षण हमेशा लंबवत होता है। ठीक है, अब ये चीज़ जो हमने कहा, ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं तो बात समझते हैं। जैसे देखिए, भाई अभी मान लेते हैं कि 500 सीटों के लिए कहीं रिक्ति निकली है। ठीक है, किसी पद में। अब ये जो 500 सीटें हैं ना, अगर इन 500 सीटों में हम लंबवत आरक्षण को समझे तो ऐसे, अभी हमने कहा कि लंबवत आरक्षण में नई नई श्रेणियां बनाई जाती हैं। इसका मतलब 500 सीटों में कुछ सीटें, 500 में
कुछ सीटें एससी को दी जाएंगी, कुछ एसटी को दी जाएंगी, कुछ अल्पसंख्यक को दी जाएंगी, कुछ ईडब्ल्यूएस को दी जाएंगी। तो ये देखो ये अलग अलग श्रेणियां बन रही हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 500 सीटें कुल कवर होनी है, तो इसमें से एससी को दे दिया गया बाई द वे मान लेते हैं 50 सीटें, एसटी को दे दिया गया 350 सीटें, ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया 50 सीटें, ठीक। जनरल को दे दिया गया कितना हो गया 50 सीटें, ठीक। बस मैं एक फैक्ट आपको समझा रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों से 50% वाला आंकड़ा अगर रिलेट करेंगे तो वो मैच नहीं खाएगा, ठीक है। मैं आपको बस एक एग्जांपल दूँ। तो अब आप देख रहे हैं 500 सीटों में ये 4 अलग अलग श्रेणियाँ मिली हैं, ठीक है। और ये जो 4 अलग अलग श्रेणियाँ बनी हैं, इन्हीं श्रेणियों को आरक्षण देना है, ठीक है। और जब हम इन श्रेणियों में बांट करके आरक्षण देते हैं तो आरक्षण का कुल परसेंटेज जो होता है ये बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह दिया गया कि भैया इसमें से 20% की सीटें किसी एक कैटेगरी को दे दी गई, तो वहाँ पे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी कुल 500 सीटें हैं, उन्हीं में से 500 सीटों में से ही हम नई श्रेणियाँ बनाएंगे और उन श्रेणियों को आरक्षण देंगे, ठीक है। तो ये जो आरक्षण होता है इसे हम लोग कहते हैं लंबवत आरक्षण। बात समझ में आ गई। अब देखें, अगर हम बात करें क्षैतिज आरक्षण के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें क्षैतिज आरक्षण में, तो देखिए क्षैतिज आरक्षण में जैसे कह दिया गया बाय द वे कि 500 सीटें हैं और इन 500 सीटों में जो भी लंबवत आरक्षण था उसको एक बार फिर से हम समझते हैं। लंबवत आरक्षण में ऐसे देखिए, उस 500 सीटों के लिए आरक्षण के लिए ये अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई। एक बनाया गया ईडब्ल्यूएस के लिए, एक बनाया गया ओबीसी के लिए, और एक श्रेणी बनाई गई एससी के लिए, और एक श्रेणी बनी एसटी के लिए, ठीक है। बाय द वे मान लेते हैं कि इतनी 4 प्रकार की श्रेणियां बनी हैं आरक्षण देने के लिए। अब हालांकि ये कौन सा आरक्षण है, लंबवत आरक्षण है। अभी 500 सीटों में बाय द वे ईडब्ल्यूएस को कितना दे दिया गया 10% सीटें, ठीक है। और इसको कितना दे दिया गया 27% की सीटें, ठीक है। और इसको दे दिया गया बाय द वे 7.5% की सीटें, और इसको दे दिया गया 15% की सीटें। कुल कितना हो गया, ऐड करोगे तो 27, 10 37 और 37 और 15, तो 7 5 12, हासिल लगा 1, 4 1 5 52, और ये 7.5, तो 52 और 7.5 59.5। देखो 50% से ज़्यादा हो गया यहाँ पे। ये लंबवत आरक्षण है, और लंबवत आरक्षण में हमने भी कहा कि जो 50% की सीमा है लंबवत आरक्षण में ये जो क्या नाम है आरक्षित सीटें हैं, कुल परसेंटेज यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी 59.5% लंबवत आरक्षण में चला गया है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं हम लोग कि यहाँ क्षैतिज आरक्षण कैसे। अब ईडब्ल्यूएस में भैया मेल एंड फीमेल दोनों होंगी ना, मेल एंड फीमेल दोनों होंगे। देखिए क्षैतिज आरक्षण में नई श्रेणियाँ नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि जो श्रेणियाँ पहले से हैं उन्हीं के भीतर नई श्रेणी बना दी जाती है और वहाँ आरक्षण लागू कर दिया जाता है। जैसे अब ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। अब इसी में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे एक ये कैटेगरी हमारे सामने दिख रही है मेल फीमेल वाली, है ना। अब इस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ कह दिया गया कि भैया इस 10% में से 7% सीटें मेल की रहेंगी और जो बाकी 3% की सीटें ये फीमेल की रहेंगी। आप देखिए कि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ही हैं और उसी एक श्रेणी के अंदर ही इनको अलग अलग आरक्षण दे दिया गया, तो इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भारत में जो दिव्यांग है या पंचायत है और नगर पालिका में जो महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, ये आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है, और क्षैतिज आरक्षण में कुल सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो क्षैतिज आरक्षण समझ में आ गया, ठीक है, कि जो वर्तमान में श्रेणियां बन गई थी लंबवत आरक्षण के लिए, उसी के अंदर से अगर हम नए नए लोगों को, नए नए समूहों को अगर हम आरक्षण दे देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। अब देखिए
आरक्षण अगर है तो भाई उसकी बुराई भी हमारे समाज में पर्याप्त है। तो अब हम बात करते हैं कि आरक्षण की आलोचना क्या है। आरक्षण की आलोचना, चलो देखो, अब हम बात करते हैं आरक्षण की आलोचना के बारे में। देखिए, आलोचकों के अनुसार आरक्षण की जो व्यवस्था है ये भारत के संविधान में वर्णित जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान में जो समानता का अधिकार है ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं कि जब भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उस संविधान में समानता का अधिकार सभी को मिला है और आप ऊपर से आरक्षण भी दे रहे हैं, तो ये चीज़ समानता के अधिकार के खिलाफ ही तो हुआ। ठीक है, सभी लोगों को आप एक तरफ कह रहे हैं कि भैया भारत में जितने लोग हैं उनको अवसर की समानता होगी, और जब आप उनको अवसर देने जा रहे हैं तो उनमें से कुछ लोगों को आप आरक्षण दे रहे हैं, है ना। तो देखिए, बात ये आलोचना की जा रही है। अभी मैं इन पर सभी का रिप्लाई भी दूंगा कि आलोचना नहीं है, ये सब इनके एक्चुअल में वैल्यू हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आलोचना के टर्म में ही सोचेंगे बात को। तो कुछ जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि भैया आप आरक्षण जो दे रहे हैं ना, ये आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध है। ठीक है, ये अवसर की समानता के क्या है, विरुद्ध है। ठीक, और अगली चीज़, अगले कुछ आलोचक हैं वो कहते हैं कि भैया देखिए, आरक्षण देने से ना योग्यता की उपेक्षा होती है, योग्यता की उपेक्षा होती है। मतलब जो ज़्यादा योग्य होता है उसको हम लोग आरक्षण नहीं देते हैं, कम योग्य वाले व्यक्ति को आरक्षण दे करके उससे कोई पद या चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर योग्यता की उपेक्षा होगी तो इससे जो सेवाएं होंगी ये सेवाएं बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी, है ना। और अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी तो इससे देश के विकास में एक बाधा बनेगी। ये सिर्फ आपको आलोचना के पक्ष में सोचना है, अभी मैं इनके विपक्ष में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, और भारत में आरक्षण की जो व्यवस्था है ये ब्रेन ड्रेन का एक बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को समझते हैं कि योग्यता की उपेक्षा ये कैसे है। तो कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि भैया देखिए, ये जो आप आरक्षण दे रहे हैं ये योग्यता को सही तरीके से माप तोल नहीं मिल पा रहा इससे, और इससे जो सेवाएं हैं वो सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इस चीज़ को ज़रा समझें। जैसे बाय द वे एक एग्जांपल को लेकर के चलते हैं कि मान लेते हैं जैसे नीट है। ठीक है, नीट वाले एग्जामिनेशन में अगर कोई जनरल बच्चा है और वहीं अगर कोई एससी बच्चा है तो एससी बच्चे को अगर 400 नंबर भी मिल रहे हैं तो आराम से इसको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर जनरल को 500 नंबर भी मिल रहा है तब भी उसको बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ इससे ज़्यादा योग्य ये है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ आरक्षण मिलने की वजह से योग्यता की उपेक्षा हो रही है। अब देखो, इसका मतलब ये है कि जब इसको 400 नंबर लाने पे अच्छे कॉलेज मिल जा रहे हैं तो इसके पढ़ाई का स्तर ऊपर वाले की तुलना में कम होगा, है ना। तो इस वजह से ये जिस सेवा में जाएगा ये इसकी तुलना में उतना बेहतर, उतनी क्वालिटीदार परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये जो आरक्षण की दूसरी आलोचना है इसका मतलब ये था। और देखिए तीसरी आलोचना, अगर तीसरी आलोचना के बारे में बात करें तो देखिए, भारत में ये जो आरक्षण है ना, आरक्षण एक राजनीतिकरण का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ठीक है, और इसमें जो राजनीति होती है ये राजनीति एक्चुअली जातिवाद को बढ़ावा देती है। ठीक है, भारत में ये जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण की जो व्यवस्था है, इस पर बहुत बड़ा राजनीतिकरण होने लगा है और इससे राजनीति में जाति का महत्व बढ़ गया है। ठीक है, इससे क्या हो गया, जाति का महत्व बढ़ गया है। ठीक, तो आप आई होप समझ ही रहे होंगे इस चीज़ को आप लोग
और अगर अगले बारे में हम बात करें, अगले इसकी आलोचना के बारे में बात करें, तो देखिए भारत में जो व्यवहार में आरक्षण का क्रियान्वयन इस प्रकार होता है ना कि नए प्रकार का विभेद, जिसे प्रतिगामी विभेद कहते हैं, को जन्म देगा। मतलब ये जो आरक्षण का सिस्टम हमारी कंट्री में है, इस आरक्षण के सिस्टम से हमारे देश में एक नया प्रकार का अलगाव दिखाई देता है, एक अलग प्रकार का विभेद दिखाई देता है, और इसको हम लोग कहते हैं प्रतिगामी विभेद। क्या कहते हैं? प्रतिगामी विभेद। अब देखिए ये प्रतिगामी विभेद क्या है? तो भैया प्रतिगामी विभेद ये है कि भारत में आरक्षण के बढ़ते प्रतिशत के कारण जो अनारक्षित जातियां हैं वो अन्याय का शिकार हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भैया, जैसे यही मान लेते हैं कि एक जनरल का कोई कैंडिडेट है और एक एससी या एसटी किसी का भी कैंडिडेट है, तो अगर ये किसी सेवा में गए और ये भी किसी सेवा में गए, तो जनरल वालों के दिमाग में ये चीज़ बनी रहती है कि ये तो आरक्षण से आए हैं, है ना। तो ये एक अलग प्रकार का विभेद दिखाई देता है, और इसी विभेद को हम लोग कहते हैं प्रतिगामी विभेद। ठीक, तो ये आरक्षण के रेफरेंस में कुछ बुराइयां हैं, कुछ उनके विपरीत पक्ष हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष हैं। ठीक है, तो ये हमारी आरक्षण की आलोचना होगी। अब हम जरा समझते हैं कि आरक्षण की ये जो क्या आलोचना की जा रही है, ये हकीकत है या फिर समझने का फेर है। तो अगला हेडिंग है हमारा आरक्षण का महत्व। आरक्षण का महत्व समझिए कि आरक्षण हमारे लिए ज़रूरी कैसे है। ठीक, चलिए देखिए, जैसे पहली चीज़ अभी कही गई थी कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये आरक्षण एक्चुअल में समानता के विरुद्ध है। ठीक है, अभी यही चीज़ तो कहा गया बुराई में, आलोचना में, कि भैया जो समानता है हमारे इंडिया में, इस समानता के विरुद्ध है। तो भाई बात ऐसी है कि आरक्षण की व्यवस्था समानता के विरुद्ध नहीं है। क्यों सर जी? साफ साफ तो दिखाई दे रहा है, दिख ज़रूर रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समझिए, हमारी कंट्री में जो ये वितरण मूलक न्याय है, एक्चुअल में वितरण मूलक न्याय के संबंध में भारत का संविधान आनुपातिक समानता को अपनाता है। यानी कंट्री में, हमारे देश में जो समानता है ना, ये कौन सी समानता है? आनुपातिक समानता। और पीछे मैंने बताया था आनुपातिक समानता क्या है। आनुपातिक समानता का मतलब हुआ कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार और असमान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार। तो अगर इस चीज़ को हम समझें कि हमारे देश में जो समानता की बात कही जा रही है वो एक्चुअल में आनुपातिक समानता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरक्षण की चीज़ समानता के विरुद्ध नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था समानता का सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो समानता है एक्चुअली ये अनुपातिक समानता है। मतलब अगर कोई वंचित है तो उस वंचित के पक्ष में विभेद किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो आलोचना है वो सही नहीं है। और दूसरे टर्म में कहा गया था कि भैया देखिए, योग्यता की उपेक्षा होती है और उससे सेवाओं की जो गुणवत्ता है, ठीक है, उससे जो सेवाओं की गुणवत्ता है, ये गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो भैया ये भी कहाँ बात सही है? अगर हम गुणवत्ता के प्रभावित होने को देखें तो बाबू लोग, पढ़ाई लिखाई के बाद, पेपर होने के बाद ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, और ट्रेनिंग का प्रोसेस होने की वजह से ये जो अयोग्य व्यक्ति है या जो कम योग्य व्यक्ति है, जिसको कम नंबर पे भी सीट मिल गई है, वो प्रशिक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद भी उसी के समान हो जाता है जो कि इससे पहले जो कम योग्य था। ठीक है, और क्योंकि प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं होती है ये आरक्षण की। ठीक है, तो इस वजह से जब कोई व्यक्ति कम नंबर के बावजूद भी चयनित हो जाता है तो उसका जब ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग में आरक्षण नहीं लागू होता है और ट्रेनिंग में सभी लोग एक समान बराबर से सीखते हैं, तो वहाँ सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, और देखिए अभी जो कहा गया कि राजनीतिकरण हो गया है, इससे जाति का महत्व बढ़ गया, वो पक्ष सही है, वो पक्ष सही है। लेकिन देखिए
हज़ारों वर्षों से ये जो वंचित जाति के लोग हैं, ये जो वंचित वर्ग के लोग हैं, इनका शोषण हो रहा था, ठीक है। और आरक्षण हम उन्हें एक मुआवजे के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है। हज़ारों सालों से ये जो एससी हैं, एसटी हैं, ये फिर जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ये लोगों को हज़ारों वर्षों से ये शोषण के शिकार रहे हैं। तो अगर आज हम उन्हें ये आरक्षण दे रहे हैं तो उसका मतलब हम उन्हें मुआवजा दे रहे हैं, ना कि हम उनके फेवर में एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और भारत में अनेक सेवाएं ऐसी हैं जो पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आरक्षण का महत्व है, ठीक है। तो अब ज़रा हम निष्कर्ष को समझें कि दोनों बातों से निष्कर्ष क्या निकल रहा है। आरक्षण की आलोचना, आरक्षण के महत्व, इन सब से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो चलो देख लेते हैं निष्कर्ष क्या निकल रहा है। देखिए निष्कर्ष, है महाराज। चलो तो निष्कर्ष समझिए। देखिए आरक्षण की जो व्यवस्था है ना, ये एक्चुअल में सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और समानता, सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, ठीक है। समानता के दर्शन पर आधारित है, ठीक है। अतः इसे सही माना जाता है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ इसे लागू करना चाहिए। देखिए सामाजिक न्याय का मतलब ये हो गया कि भाई हमारे देश में ये जो वंचित लोग हैं, पहले इनके साथ कितना शोषण हुआ, कितना बेचारे, आप भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं कि उनको स्कूल में कई दिन प्यासे रह कर के गुजारना पड़ा, क्योंकि वो दलित कास्ट से थे, उनको पानी पीने छू करके पीने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से वो काफ़ी मतलब शोषित लोग थे। तो सामाजिक न्याय का दर्शन और समानता का दर्शन, समानता के दर्शन का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में सभी लोगों को एक समान बनाना है। तो जो पिछड़े लोग हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे करके एक इक्वल कर देना है हम लोगों को, है ना। तो जो भैया आरक्षण की व्यवस्था है वो एक्चुअल में सामाजिक न्याय और समानता पर बेस्ड है, इसीलिए हम आरक्षण को गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसे लागू करते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर अगले निष्कर्ष को देखें तो देखिए आरक्षण की जो व्यवस्था है ना, ये समानीकरण के व्यापक अभियान का एक अंग होना चाहिए, ठीक है। इसमें आरक्षण के साथ साथ ऐसे उपाय भी करने चाहिए, इसमें आरक्षण के साथ कुछ ऐसे भी उपाय करने चाहिए जिससे वंचित वर्गों का उत्थान हो सके और भविष्य में एक ऐसा समाज बन सके जहां आरक्षण की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। मतलब जब हम आरक्षण दे रहे हैं तो सही चीज़ है, लेकिन हम कब तक आरक्षण देते चले जाएंगे। इसके लिए भी हमको कुछ उपाय सोचना चाहिए कि जैसे आरक्षण देते जा रहे हैं और उन आरक्षणों के साथ साथ कोई उपाय भी करते रहें जिससे वंचित वर्गों का उत्थान हो जाए और आगे चल करके एक ऐसा समाज हमारे सामने निकल करके आए जहाँ आरक्षण की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। देखिए आरक्षण में थोड़ा ना गतिशीलता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखिए समय समय पर ना इसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए कि जिस वर्ग को आरक्षण मिलते मिलते वो प्रबल हो चुका है, अब उसे आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए, ठीक है। और क्रीमी लेयर हैं जो, ठीक है, जो क्रीमी लेयर है, ये क्रीमी लेयर को तार्किक रूप से होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी क्रीमी लेयर में हम शामिल करते जा रहे हैं। तो क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से होना चाहिए, है ना। बदली हुई परिस्थितियों में एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू कर देना चाहिए, ठीक है। और भूमंडलीकरण के परिस्थितियों में आर्थिक कारण को भी, जो आर्थिक स्थितियां हैं, आप उनके आधार पर भी आरक्षण का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं जो निष्कर्ष के तौर पे देखनी है। अब अगर हम बात करें तो एक टॉपिक इससे पहले थोड़ा सा निकल करके हमारे सामने आया था, मैंने आपको 103वां संविधान संशोधन बता रखा था, 103वें संविधान संशोधन में, जिसमें मैंने बताया था EWS आरक्षण, EWS आरक्षण। तो चलो अब हम बात करते हैं EWS आरक्षण का पूरा फंडा समझेंगे यहाँ पे।
ठीक है। अब EWS आरक्षण को समझिए। देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जिसके तहत हमारे सामने EWS का एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला, जिसके तहत हमने देखा था कि इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऐड किया गया था। ठीक है। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में कहा गया कि भैया राज्य, कौन, राज्य, आर्टिकल 12, इस चीज़ को समझे रहिएगा। ठीक है। राज्य आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उन कमज़ोर वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को ही हम लोग EWS कहते हैं, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। ठीक है। तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, इन कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में नामांकन के लिए, नामांकन के लिए 10% की सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है। तो भैया ये जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, और ये हुआ था 2019 में, उसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऐड किया गया, और उसके तहत कहा गया कि राज्य आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए या कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं के नामांकन में अधिकतम, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 10% की सीटें आरक्षित कर सकता है, और ये सरकारी और निजी सभी शिक्षा संस्थानों के लिए है। ठीक है। और यह वर्तमान समूहों को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा। ठीक है। और EWS का निर्धारण राज्य करेगा। ठीक है। यानी वर्तमान में जो आरक्षण दिए जा चुके हैं ना, उस आरक्षण के बाहर ये रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको समांतर कर दिया जाए। आरक्षण के दो प्रकार मैंने बताया ना, एक समांतर आरक्षण होता है और एक होता है लंबवत आरक्षण। तो ऐसा नहीं कि इसको समांतर आरक्षण में कहीं ठूस दीजिए, आप EWS का आरक्षण लंबवत रखेंगे, माने जितना आरक्षण मिल चुका है अब उसके बाद आरक्षण दिया जाएगा। जैसे बाय द वे 100% की चीज़ें हैं, सीट हैं 100% की में, अब बाय द वे 50% की सीटें इससे पहले आरक्षित थीं 2019 से पहले, तो 2019 के बाद EWS आ गया। तो अब ये नहीं कि उसी 50% में ही EWS शामिल करिए, इस 50% के बाद नया 10%। ठीक है। यानी 100 में से 50 वहाँ और 10 यहाँ, यानी 60% की सीटें अब आरक्षित हो चुकी हैं। क्लियर। ठीक है। तो भैया आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में कहा गया कि राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो शिक्षा संस्थान हैं, उनमें नामांकन के लिए अधिकतम 10% की सीटें वो आरक्षित कर सकता है। ठीक है। यानी जो धन दौलत पैसे के मामले में बहुत वीक लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर शिक्षा संस्थानों में नामांकन उनको करना है, तो आप वहाँ 10% की सीटें उनके लिए मैक्सिमम आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में ऐड किया गया था आर्टिकल 15 क्लॉज 6। देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में, 16 क्लॉज 6 से, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में, हालांकि ये भी आगे आ जाएगा, 16 क्लॉज 6 में कहा गया कि राज्य के अधीन जो नियोजन है, अभी ये नियोजन क्या है मैंने पीछे बताया था। ठीक है। यानी राज्य के अधीन जो सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, ये सरकारी नौकरियों में भी EWS के लिए 10% की सीटें अधिकतम आरक्षित किए जा सकते हैं, और वर्तमान समूहों को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त ये आरक्षण होगा, यानी यही वाली बात। ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में कहा गया है कि राज्य के अधीन जो नियोजन है, उस नियोजन में EWS के लिए अधिकतम 10% की सीटें राज्य आरक्षित कर सकता है, और ये आरक्षण जो वर्तमान में आरक्षण दिए जा चुके हैं वो उन आरक्षणों के बाहर होगा। ठीक है। तो ये है EWS का आरक्षण। ठीक। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आर्टिकल 17 कि आर्टिकल 17 में क्या बातें हैं, कैसे हैं।
बहुत चटपटा सा आर्टिकल, बढ़िया आर्टिकल है। आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल, अच्छा सॉरी 16 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 17। चलिए अब देखिए आर्टिकल 17 क्या है, क्या बातें इसमें बताई जा रही है, तो बाबू लोग ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 17 जिसमें स्टेटमेंट में कहा गया है, आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता, ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा, ये कहा गया भैया आर्टिकल 17 में। अब देखिए आर्टिकल 17 में से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम समझेंगे थोड़ा सा। अस्पृश्यता समझ रहे हो, वही जो छुआछूत वगैरह होते हैं उन्हीं को हम लोग अस्पृश्यता कहते हैं। देखिए अस्पृश्यता के लिए कुछ फैक्ट वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 17 में बस इतनी बातें हैं, उसके बाद कोई बात नहीं है। तो आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उसके बाद जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये आपकी पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, ठीक है। तो समझिए, अब पहली चीज़ तो ये है कि आर्टिकल 17 का कोई अपवाद नहीं है। अपवाद का मतलब इसका 17 का कोई अपवाद नहीं है। अपवाद का मतलब कि हाँ इस परिस्थिति में ये कानून लागू होगा, उस परिस्थिति में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप अस्पृश्यता करेंगे तो भैया कानून के हिसाब से वो दंडनीय अपराध होगा और आप भुगतान करेंगे उसका, ठीक है। सीधा से ये बात कहा गया, ठीक है। इसका कोई अपवाद नहीं है कि नहीं ऐसे परिस्थिति में तो ये काम नहीं करेगा, उस परिस्थिति में करेगा, इस परिस्थिति में नहीं करेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सीधा सीधा अस्पृश्यता अगर आपने किया है उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर चुका है और उसको वो दंडनीय अपराध मानता है तो मानता है, ठीक है। देखिए फैक्ट में अगर हम इस चीज़ को देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 17 का जो कंटेंट है वो तो केवल लिख दिया गया, लेकिन इसमें जो दंडनीय अपराध है ये दंड के बारे में कोई बात नहीं की गई है कि ये जो दंड दिया जाएगा ये क्या दिया जाएगा, इसको मतलब कितना दिया जाएगा, इसका कोई प्रावधान इसमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल 17 से रिलेटेड बात करें तो देखें इसी दंड के लिए, ये जो दंड वाली चीज़ है इससे दंडित करने के लिए संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, ठीक है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, ठीक है, पारित किया दंड देने के लिए कि कितना दंड दिया जाएगा, कब क्या दंड दिया जाएगा, इन सब चीज़ों का निर्धारण करने के लिए संसद ने क्या किया, क्योंकि आर्टिकल 17 में तो उसके दंड का प्रावधान है नहीं, तो संसद को कानून बनाने का अधिकार तो ही है। तो संसद ने क्या किया, एक अधिनियम बनाया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसके तहत जो दंड का प्रावधान है वो सुनिश्चित किया गया, ठीक है। अब ये क्या है अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए समझ लेते हैं। देखिए नहीं इसको थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा ना, क्योंकि इस अस्पृश्यता निवारण में थोड़ा सा फेरबदल किया गया था, तो एक फैक्ट वो समझ लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए 1976 में इसका नाम बदल करके, जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 है, इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 और उससे रिलेटेड फैक्ट हो गए, ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है भैया,
अस्पृश्यता का अंत्य किया जाता है और अस्पृश्यता की विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। आर्टिकल 17 का कोई अपवाद नहीं है। भारत के संविधान में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बताया गया, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। 1976 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब जरा देखिए कि ये अस्पृश्यता है क्या, किस किस चीज़ को हम अस्पृश्यता मानेंगे। तो चलिए देखिए, अस्पृश्यता का अगर अर्थ बताया जाए तो अस्पृश्यता का मतलब होता है कि अनुसूचित जाति यानी एससी या एसटी इस कैटेगरी के किसी भी सदस्य के साथ इसकी जाति के आधार पर, इसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना। जैसे जाति के आधार पर, जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, अपमान सूचक शब्द कहना। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग इतना तो समझ सकते हैं ना कि जाति के आधार पर लोग कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, उटपटांग बातें करते हैं ना, वही। किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक वाहन में बैठने से किसी को मना करना। ठीक है, अगर कोई बैठ रहा है कि कोई एससी या एसटी कास्ट का कोई व्यक्ति है अगर, और वो सार्वजनिक वाहन में कोई अगर वो बैठ रहा है और कोई मना कर रहा है, तो इसका मतलब वो अस्पृश्यता कर रहा है। ठीक है, अगर किसी भी सार्वजनिक जगह है, अगर वो किसी भी चीज़ के लिए यूज की जा रही हो, जैसे हम बाल कटवाने चले गए, ठीक है, हम किसी भोजनालय में खाना खाने चले गए, ठीक है, अगर वो सार्वजनिक चीज़ें हैं और वो सार्वजनिक चीज़ों पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ अस्पृश्यता किया जा रहा है। ठीक है, या इतिहास में किसी पुरानी बातों को लेकर के, दर्शन में या धर्म साहित्य आदि किसी के भी आधार पर, ठीक है, अगर अस्पृश्यता किया जा रहा है, तो अगर अस्पृश्यता को सही ठहराया जा रहा है तो इसका मतलब वो अस्पृश्यता किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अस्पृश्यता के लिए जो अधिनियम बनाया गया था उसमें दंड का प्रावधान क्या है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि दंड का प्रावधान क्या और कैसे है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पहली बार अस्पृश्यता करे, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पहली बार अस्पृश्यता करे तो भैया उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो है 1 माह से 6 माह तक का कारावास। 1 माह से 6 माह तक का कारावास। ठीक है, और या तो 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, अगर कोई पहला व्यक्ति है, मतलब कोई व्यक्ति है जो पहली बार अस्पृश्यता कर रहा है, तो वो 1 माह से 6 माह तक का उसको कारावास मिल सकता है, या फिर 100 रुपये से 500 रुपये जुर्माना। लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरी बार कर दिया, तो सेकेंड टाइम किया, तो तब उसे 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर, ठीक है, यहाँ तक का जेल हो जाएगा, या फिर 200 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता कर रहा है तब उसके लिए ये कानून है। लेकिन अगर कोई तीसरी बार कर दिया, ठीक है, सेम व्यक्ति होना चाहिए, अलग अलग नहीं, अगर कोई सेम व्यक्ति तीसरी बार कर दिया तो उसे 1 से 2 वर्ष का कारावास और या 500 से 1000 रुपये का जुर्माना दे। ठीक है, इतनी चीज़ें दंड के प्रावधान में हो। लेकिन ये जो नियम बना ना, ये क्या नाम है इसका, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ठीक है, इस कानून में ना कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही थी।
उसमें जो दिक्कतें थी या फिर जो ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसमें दो विशेष कमियां थी। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये जो था, इसमें ना दो बहुत भयानक कमियां दिख रही थी। इसमें दो कमियां दिख रही थी। इसमें जो पहली कमी दिख रही थी वो ये दिख रही थी कि भैया ये जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये अधिनियम केवल एससी और खाली एससी को ये संरक्षण देता था। एसटी कास्ट के जो लोग थे उसको ये संरक्षण नहीं देता था। ठीक है, ये जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये केवल और केवल अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी को संरक्षण देता था, लेकिन एसटी जो है यानी जो अनुसूचित जनजाति है उनको संरक्षण नहीं देता था। यानी अगर एसटी के साथ आप कोई भेदभाव करते हैं तो वो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत उस पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि व्यवहार में जो कानून प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पाता था। ये जो अधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये बहुत प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाता था, क्योंकि अस्पृश्यता एक सामाजिक अपराध थी जो बहुत दबंग टाइप के लोग थे ना, उन्हीं के द्वारा ये किया जाता था। और अगर उनके द्वारा किया जाता था तो उनसे संबंधित जो मामले हैं उनके सबूत और गवाहों को प्रभावित कर देते थे। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हुए इसमें कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, तो यानी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, इसमें दो भैया बहुत बड़ी कमियां दिखाई दी। पहली यही कि भैया ये केवल एससी के लिए है, एसटी के लिए नहीं है। यानी एसटी के साथ कोई अगर अस्पृश्यता करता है तो ये अधिनियम उसको कोई सज़ा नहीं दे सकता। ठीक है, एससी के साथ कर रहा है तो उसको सज़ा देगा। और दूसरा ये कमी दिखाई दिया कि ये बहुत प्रभावशाली रूप में ये कानून लागू नहीं हो पाता था, क्योंकि जब बहुत दबंग टाइप के लोग अगर किसी नीची जाति के साथ दुर्व्यवहार करते थे तो वो फिर धमका करके उसको दबा देते थे, वो मामलों का सबूत मिटा देते थे, तमाम चीज़ें हो जाती थी, जिसकी वजह से जो ऊँचे कास्ट के लोग थे या दबंग टाइप के जो लोग थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाता था। तो अब इसको लेकर के कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, तो इसी वजह से संसद ने इन सब बातों को संज्ञान में लेते हुए एससी और एसटी, ठीक है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। ठीक है, वो जो पीछे अभी मैंने समस्याओं को बताया ना, उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संसद ने क्या किया, एक नया अधिनियम बनाया, एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, अब इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पहली विशेषता तो ये इसकी यही है कि ये एससी प्लस एसटी दोनों के लिए संरक्षण देता था। ठीक है, और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि 22 कार्यों को, ठीक है, 22 कार्यों को यहाँ पे डिफाइन किया गया कि अगर आप इन 22 कार्यों को करेंगे एससी और एसटी के खिलाफ, तो वो भैया एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आप पर कानून का कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, देखिए, और ये जो 22 कार्य हैं इनको पूरी तरीके से दंडनीय अपराध बनाया गया और इनके लिए 6 मंथ से लेकर के, ठीक है, 6 मंथ से लेकर के 5 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान किया गया। और 6 माह से 5 वर्ष की सज़ा के साथ वो जुर्माना भी लगा सकता है न्यायाधीश। ठीक है, और इसमें आगे की चीज़ ये कि अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। यानी अगर किसी भी व्यक्ति पर मतलब ये आरोप लगाया गया, अभियुक्त कि अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगा कि ये किसी एससी या एसटी के साथ अत्याचार या उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कहा गया कि भैया अभियुक्त की
अग्रिम जमानत नहीं की जाएगी। मतलब जो पहले से जमानत हो जाती थी कि पुलिस आ रही है गिरफ्तार करने के लिए, तो उससे पहले हम जमानत ले लेते थे, तो देखिए इस केस में यहाँ जमानत नहीं करा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी ये विशेषताएं थी, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत भी है। तो 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया, ठीक है। और इसमें संशोधन किया गया कि जो 22 कार्य थे जिनको अस्पृश्यता माना गया, अब उनकी संख्या बढ़ा करके 22 से 47 कर दी गई कि अब 47 कार्य ऐसे हैं कि भैया देखिए ये 47 कार्य करेंगे तो इसका मतलब आप SC ST के मतलब अस्पृश्यता कर रहे हैं, ठीक है। और जो इस कानून से संबंधित मामले हैं उनको शीघ्र निपटाने के लिए, मतलब कोर्ट कचहरी में बहुत लंबा प्रोसेस ना हो, जल्दी निपटाने के लिए एक नए कोर्ट का गठन किया गया जिसे हम लोग कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, ठीक। देखिए अब जब ये सब बदलाव किया गया 2015 में, ठीक है, तो इन बदलावों को चुनौती दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया कि भैया ये सब क्या किया जा रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये जो दो चीज़ें थी, जो तत्काल गिरफ्तारी थी, ठीक है, जो तत्काल गिरफ्तारी थी और जो अग्रिम जमानत वाला यहाँ पे था, अग्रिम जमानत, जैसे ये जो नियम है, इस नियम के तहत जिस व्यक्ति पर ये आरोप लग जाए कि उसने अस्पृश्यता किया है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी पहले से जमानत नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। तो 2015 में जब ये चीज़ें हुई तो उसके बाद से जब सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी गई कि सब क्या किया जा रहा है, तो न्यायालय ने ये दो चीज़ों को, ये जो तत्काल गिरफ्तारी है और ये जो अग्रिम जमानत है, इन प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। और जैसे ही रद्द किया गया तुरंत फिर जिन लोगों के खिलाफ, मतलब ये SC ST के जो लोग थे और वो फिर सड़क में उतर गए, जिसकी वजह से जन दबाव के कारण संसद ने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदल दिया और फिर से पुरानी धारणाएं लागू हो गई, यानी फिर से तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत की सारी चीज़ें फिर से वैलिड हो गई, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 था। इसके बाद मेरे बच्चों हम लोग कल पढ़ते हैं आर्टिकल 18। अगर कोई बातें आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।